आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। सीए मुस्लिम निकाय आश्वस्त, धमकियां संतुलित, मोदी सरकार को कानून लागू करने में 4 साल क्यों लगे। 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाना, कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों की पहचान करना और मुसीबत क्षेत्र का पता लगाना। कुछ संप्रदायों और सामुदायिक नेताओं तक गुप्त रूप से पहुंच बनाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी धार्मिक पहचान या अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और आरएसएस भाजपा ने मिलकर नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए को सही समय पर लागू करने के लिए काम किया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और भाजपा तथा आरएसएस की कई इकाइयों ने पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन और आक्रोश को कम करने का प्रयास किया। आरएसएस की कई बैठकें आयोजित की गयी, जिसमें बंगाल को एक फ्रंटल स्टेट के रूप में चर्चा की गई, क्योंकि संगठन का मानना है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रीय हित में हिंदू एकीकरण हासिल करने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आरएसएस के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों, इसके सहयोगियों और प्रेरित संगठनों को दलित हिंदू समूहों के बीच बड़े पैमाने पर काम करने और साथ ही साथ मुसलमानों तक भी पहुंचने का काम सौंपा गया था। यह पहुंच उन्हें यह आश्वासन देने के बारे में थी कि सीए के लागू होने के बाद उनकी पहचान या नागरिकता दांव पर नहीं लगेगी। एक केंद्रीय संगठन की एरिया स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू और हिंदी भाषी मुसलमानों की तुलना में बांग्ला भाषी मुसलमान ज्यादा आशंकित थे। स्टेटलेस बनने की संभावना उन पर बड़ी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मातृभाषा बांग्ला के कारण उन्हें अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बंगाल और असम में बंगाली भाषी मुसलमानों को लगता है कि उन्हें रोहिंग्या के रूप में अलग थलग किया जा सकता है और भारतीय नागरिकता के सभी अधिकार खो सकते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित 7 जिलों और मुस्लिम बहुल आबादी वाले 3 जिलों में एजेंसियों और राजनीतिक संगठनों द्वारा मुसलमानों के मूड को पढ़ने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अहले सुन्नतुल जमात, हुगली में फुरफुरा शरीफ जैसे कई मुस्लिम संगठन, जमीयत उलेमाए हिंद, JUH, ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, ABMIF, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, AIMA और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI ने कार्यकर्ताओं को संगठित किया और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। JUH ने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जबकि PFI ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अधिकांश झड़पों और हिंसक घटनाओं की योजना उनके द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने कहा, PFI पर प्रतिबंध लगाने के बाद हम जानते थे कि कैडरों को जुटाना आसान नहीं होगा। इस संबंध में पश्चिम बंगाल हमारी प्राथमिक चिंता रही है। उन्होंने कहा, PFI, JUH, JIH, जमाते इस्लामी हिंद जानबूझकर सीए को NRC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में पूरी तरह से अप्रभावी है। यह उनके गलत सूचना अभियान के मूल में रहा है, जिसने उन्हें जल्द ही स्टेटलेस बनने के डर को भड़काकर लचीला मुसलमानों को लामबंद करने में मदद की है। सरकार ने इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास किए। अधिकारी ने कहा कि 8 जिलों की पहचान इस तरह की परेशानी या विरोध के हॉटस्पॉट के रूप में की गई थी। मुस्लिम आउटरीच में आरएसएस भाजपा की भूमिका। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, हमारे स्वयंसेवकों ने वास्तव में कड़ी मेहनत की। हमारे लिए सीए हिंदुओं को एक साथ लाने की दिशा में एक और कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। हमें उन्हें वापस लाना होगा और उन्हें भारतीय बनाना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमने जिन 2 विभाजनों को झेला, उससे पहले वे भारतीय थे। इसके अलावा हम अपने हिंदू भाइयों और बहनों को भी अफगानिस्तान से वापस लाएंगे। इसलिए हमने मुल्लाओं, मौलवियों, इमामों, उलेमाओं और विभिन्न मुस्लिम धार्मिक समूहों के बीच कई संपर्क अभियान, आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वे सीए से प्रभावित नहीं होंगे। आरएसएस पदाधिकारी ने कहा, संपर्क कार्यक्रम के दौरान हमें पता चला कि कैसे तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुपचाप यह संदेश फैला रहे हैं कि भाजपा सरकार इस्लाम को कमजोर करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रही है। पदाधिकारी ने कहा कि सीए को अधिसूचित हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के नाराज होने या विरोध करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि सीए उनकी नागरिकता नहीं छीन लेगा।